आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम है अनिल। अनिल की कहानी लगभग 25 साल पुरानी है। आज जो अनिल है ना 50 साल के हो चुके हैं। आइए, कहानी जब की है जब अनिल जवान थे, लगभग 25 साल के रहे होंगे। तो हुआ क्या था अनिल के साथ में, आइए चलते हैं उनकी इस कहानी में और उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मेरे घर में अब जितने पुरुष थे ना, सब के सब ड्राइवर। एक तरह से हमारा घर ड्राइवरों का घर कहलाता था। और हम गाजियाबाद के पास के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के। तो जाहिर सी बात है, जिस घर में अब इतने ड्राइवर हो, तो मैं भी जवान हुआ तो मैं भी इस लाइन में आ चुका था। सबके सब ट्रक चलाने के काम करते थे और मुझे भी अब उसी लाइन में आना पड़ा। मैं जोशीला था, जवान था और जल्दी ट्रक पर अपना पकड़ बना लिया। और इसके बाद तो मैं आसपास के एरिया में एकदम अकेले ही राउंड मारने लगा। मेरा पिता कहते थे कि बेटा साथ में किसी को रख लिया कर। कई बार मैंने ऐसे लड़कों को रखा, लेकिन मामला बना नहीं। अब मैं अकेला ही ड्राइव करता था। हाँ, मुझे अकेला काम करने में बड़ा ही मज़ा आता था। मैं ज़्यादातर अब उत्तर प्रदेश का एरिया, राजस्थान के एरिया, जो आसपास के इलाका थे, उत्तराखंड, इन जगहों पर मैं अकेले ही चला जाता था। और एक रात एक दिन का सफ़र तो मैं आराम से कर सकता था। और मैं ट्रक चलाने में एक तरह से एक्सपर्ट अपने आप को मान रहा था। लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। अपने आप पर कभी घमंड होना भी नहीं चाहिए। वो जो घमंड था ना मेरी जवानी का, जोश का, वो मुझे अब बिल्कुल उस चीज़ में पड़ना ही नहीं चाहिए था। मैं जोश में अपना होश खो देता था। जवानी का एक शरीर था और डरता तो मैं किसी से नहीं था। सबसे बड़ी कमी मेरे में ये थी, चाहे कितने भी लोग हो उनके सामने मैं अड़ जाता था। एक बार अड़ने का मतलब कि मैं पीछे नहीं हटता था। ऐसा ही था मैं जवानी में। लेकिन अब सब कुछ दुनियादारी समझ चुका हूँ। मैं जान चुका हूँ कि रोड पर चलना है ना तो बड़ा संभल के चलना है। और किसी के झांसे में तो बिल्कुल नहीं आना है और ना ही रोड पर अड़ के खड़ा होना है। बस मौका देखो और निकल लो। कभी भी किसी से उलझने का हिम्मत मत करो अगर रोड पर चलना है तो। मैं अब तो जवानी का जोश था जो मेरा होश उड़ा रहा था। और ट्रक तो मैं ऐसे ही उड़ाता था। हाँ, मैं जब एक रात मैं जब सफ़र पर था, अब मंजिल के करीब था अपना, मुश्किल से जिस जगह पर मैं फंसा था ना, वहाँ से 12 किलोमीटर का मात्र दूरी थी। और वो 12 किलोमीटर आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है। अब रात के 11 बज चुके थे। अब मैं अपना ट्रक दौड़ाता हुआ चला जा रहा था। अब तो 12 किलोमीटर का सफ़र मात्र बाकी था। मुझे भूख भी लगी हुई थी। अब मैं सोचा कि अपने मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। अब फिर आराम से ट्रक किसी ढाबे पर लगाऊंगा। अब फिर भोजन करके वहीं पसर जाऊंगा, सो जाऊंगा, क्योंकि वहाँ से तो बिल्कुल हमारा मंजिल पास में ही होगा। अब माल उतरेगा तो सुबह में उतरेगा, रात में कौन उतारेगा। मेरा प्लान यही था। इसीलिए मैं रास्ते में वैसे कई ढाबे पड़े, लेकिन मैं भोजन नहीं किया। मैं सोचता था कि भोजन करने के बाद बस आराम ही करूँगा, चारपाई पर लेट जाऊँगा और उसका मज़ा कुछ अलग ही था। लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था। मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर अंधेरे में ट्रक चलाता हुआ हेडलाइट की रोशनी में चलता जा रहा था। रोड बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। अब जवान था, मेरे को क्या परवाह। ट्रक बिल्कुल दौड़ा रहा था। डर नाम का चीज़ मेरे अंदर थी भी नहीं। नया जोश था ना। लेकिन जब 12 किलोमीटर का मंजिल रह गया ना, अचानक मेरे दोनों हेडलाइट
झपकने लगे और एकाएक दोनों के दोनों बंद हो चुके। सही मायने में मैं समझ गया कि बिना हेडलाइट की रोशनी में मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आखिर माजरा क्या है? लेकिन जब माजरा में ट्रक रोक करके देखना शुरू किया तो मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। सब चीज़ सही दिखा रहा था, लेकिन हेडलाइट की रोशनी जल नहीं रही थी और उसके बगैर मैं सड़क पर चल नहीं सकता था, और रात के अंधेरी सड़क पर, वो भी सुनसान। अब मैं अपने जहाँ ट्रक मैंने खड़ा किया था ना, तो मैं उस जगह पर देखा तो बिल्कुल सुनसान हुआ पड़ा था। हाँ, कुछ दूर पर मुझे एक रोशनी सी नज़र आ रही थी रोड के किनारे। और तब मैंने अनुमान लगाया कि जिस जगह पर रोशनी है ना, वो भी रात के वक़्त में, वो ज़रूर कोई ढाबा ही खुला होगा। भूख तो लगी हुई थी और मैं सोचा कि बस किसी तरह से आराम आराम से अब ट्रक चलाता हुआ उस ढाबे पर रोक दूँ। इसके बाद मैं भोजन करूँगा। अब बाकी जो हेडलाइट के काम है, अब तो दिन में किसी मिस्त्री को दिखाना पड़ेगा। इसके बगैर तो रात में हम सफ़र कर ही नहीं पाएंगे। खैर, मैं जैसे तैसे आराम आराम से अब उस लाइट के पास पहुंचा तो वाकई वो एक ढाबा ही नज़र आ रहा था। पुराना सा ढाबा, और वो भी बंद पड़ा था। बस एक दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, उसमें से रोशनी छन के बाहर निकल रही थी। देखने में ढाबा, और रात भी अब ज़्यादा हो चुकी थी। जिस सड़क पर मैं था उस सड़क पर ट्रैफिक बहुत रात के टाइम कम चला करती थी। उस वक़्त की बात बता रहा हूँ। अब मैं अपना ट्रक उसी ढाबे पर मैं रोक दिया। मैं जब रोशनी देखा और थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ देखा तो मैं समझ गया कि इसके अंदर कोई ना कोई ज़रूर होगा और मुझे अब उनसे बात करना चाहिए। मैं उस ढाबे के दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दे करके अब इंतज़ार करने लगा। मैं एक बार दिया दस्तक, 2 बार, तीसरी बार आवाज़ लगाई कि भाई इस ढाबे पर कोई है। तब एक लड़के की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो कह रहा था कि भैया ढाबा बंद हो चुका है, अब तो सुबह ही जो कुछ मिलना है मिलेगा। हाँ, मुझे तो भूख लगी हुई थी। अगर मुझे भूख लग जाती ना तो मुझे नींद नहीं आती। ऐसा ही मेरा हालत हुआ पड़ा था। अब मैं उनको कहने लगा, देखिए भैया, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरा ट्रक ख़राब हो गया है, उसका हेडलाइट काम नहीं कर रहा। कम से कम कुछ भी मिल जाए जो आपके पास में पड़ा हो, मैं उसी से अपना काम चला लूँगा, इतना तो कर लीजिए। इसके बाद अंदर बिल्कुल सन्नाटा सा हो चुका था। मैं दरवाजे पर खड़ा था, जो थोड़ा सा अब रोशनी जहाँ से निकल रही थी। मैं इंतज़ार करने लगा। फिर एक लेडीज की आवाज़ सुनाई पड़ी जो दरवाजे पर थी। क्या चाहिए आपको इस रात में? मैं कहने लगा कि देखिए, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, अब मेरा ट्रक का रोशनी हेडलाइट ख़राब हो चुका है, तो मैं आगे सफ़र नहीं कर पाऊँगा। और मैंने इस जगह को देखा, ये तो ढाबा ही है, मुझे भूख भी लगी हुई। अब मैं इस जगह पर रात को रुकना चाहता हूँ। जो भी आपके पास में इस वक्त मौजूद हो तो मैं उससे काम चला लूँगा, अपनी भूख को शांत कर लूँगा, तो कृपया करके दरवाज़ा तो खोल दीजिए। वो खनकती हुई आवाज़ उस औरत की, लड़की का जो भी थी उस वक्त में, मुझे सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी कि ठहरो ज़रा। इसके बाद फिर शांति छा गई थी। मैं इंतज़ार करने लगा, लेकिन 5 मिनट के बाद में उस लड़के की आवाज़ आई कि बाबू, आप पीछे वाले दरवाजे से आ जाओ, आगे सामान रखा हुआ है, दरवाज़ा खुलने में परेशानी हो जाएगी। मैं समझ गया कि अब इस ढाबा के पीछे भी दरवाज़ा है और उन्होंने हमें इजाज़त दे दिया है। अब तो कुछ न कुछ भोजन ज़रूर मिल जाएगा। बाहर चारपाई मुझे खाली दिख रही थी। मैं सोचा था कि बस अपना भूख शांत करके इस चारपाई के ऊपर आकर के आराम कर लूँगा। आज सुबह 12 किलोमीटर सफ़र है, अब कितना टाइम लगेगा। अब मैं माल उतार करके पहले मिस्त्री से अपने हेडलाइट को सही कराऊंगा, अब फिर मैं आगे के सफ़र पर निकलूँगा। वही सोच करके मैं अब जो पीछे की साइड रास्ता था, मैं चल पड़ा।
ढाबा जो था ना, अब उसके पीछे पहुंच चुका था। पीछे खेत ही खेत और जंगल जैसा दिखाई दे रहा था। मैं जब पीछे पहुंचा ना, तो वाकई पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ से भी रोशनी बाहर अब चमक रही थी। अब मैं जब दरवाजे पर पहुंचा तो ठिठक सा गया था। मैं आवाज़ लगाया दोबारा कि जी मैं अंदर आ जाऊं। तब वो एक लड़की की आवाज़ आई, हाँ हाँ अंदर आ जाओ। मैं अंदर अब पहुंचा, देखा पीछे में कई ऐसा लग रहा था कि गोदाम वोदाम बना हुआ है सब्जी वगैरह रखने के लिए। बोरी वोरी सब भरी पड़ी थी। मैं समझा कि अनाज वगैरह, आटा, घी, तेल रखा होगा। आओ पतला सा रास्ता था जो अंदर ढाबे की तरफ जा रहा था। मैं उसी रास्ते पर कॉरिडोर जैसा था, रोशनी नज़र आ रही थी। मैं आगे बढ़ गया। जब आगे पहुंचा ना, तो जो अंदर का ढाबा था आगे वाला फ्रंट का, उस जगह तो रास्ता ही बंद किया हुआ था। मुझे एक जगह खुला हुआ दिखाई दिया जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था और उसके अंदर से रोशनी भी आ रही थी। मैंने बोला जी उस लड़की को अब इंगित करके कि मैं किधर जाऊं, आगे तो रास्ता बंद है ढाबे वाला जहां बैठ के भोजन करते हैं। तब वो लड़की कहने लगी, अभी मैंने उस लड़की को देखा भी नहीं था। अब आवाज़ आई कि हाँ हाँ इस कमरे में आ जाओ, आगे रास्ता बंद है, अब सुबह ही खुलेगा। मैं समझ गया कि सारा सामान इकट्ठा हुआ पड़ा होगा, अब कौन रास्ता खाली करे। जब मैं उस कमरे में दाखिल हुआ ना, तो एक कुर्सी पर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी और मुझे अब जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ ना, तो मुझे घूर करके देखने लगी। जैसे ही मेरी शकल सूरत को देखी ना, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी उभरी थी कुछ पल के लिए। अब फिर उसका चेहरा बिल्कुल सपाट सा हो गया था। वो कहने लगी, सामने तख्त है उस पर बैठ जाओ, मैं लड़के को बोल दिया हूँ और वो कुछ आपके लिए भोजन लेके आ रहा होगा, थोड़ा देर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं इतनी खूबसूरत लड़की को देख करके, मैं भी जवान था, अब मेरे भी अरमान एक तरह से जाग चुके थे कि कमाल की लड़की है, कितनी खूबसूरत है, ये ढाबा चला रही है, ये भी रात में, आज सिर्फ अकेले एक लड़के के बल पर। हो सकता है उसका भाई भाई हो, मुझे ऐसा ही लगा था। मैं अब उस जगह पर तख्त पर बैठा इंतज़ार करता रहा कि कब भोजन आएगा। अब मैं निगाहें उस लड़की की तरफ भी देख लेता था। जब देखता था ना, तो मेरे शरीर में कुछ हलचल सी होने लगती थी। मुझे लग रहा था कि बस इस लड़की को देखता रहूं, ऐसे में बात करूं। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था उस वक्त में। फिर मैंने लड़की से बातचीत शुरू कर दी कि देखिए आप लोग इतनी रात को, सिर्फ 2 ही लोग हैं इस ढाबे में। वो लड़की तरफ देखी, आप मुस्कुरा के कहने लगी, नहीं नहीं हमारा और भी लोग हैं, अब इस वक्त ढाबा बंद हो चुका है तो अपने अपने घर जा चुके हैं, हम 2 लोग रात में रहते हैं और मैं तो आज ही रुकी हूँ, नहीं तो हमारे पापा रुकते हैं इस जगह पर। मैं समझ गया कि कोई कारण रहा होगा, पापा को कहीं जाना वाना होगा इसलिए चले गए होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मैं अब उस लड़की से एक तरह से बात कर रहा था, अपनी नज़रों का स्वाद ले रहा था। लड़की भी मेरे से इंटरेस्ट ले रही थी, बातचीत कर रही थी, पूछ रही थी कि कहाँ से आ रहे हो ड्राइवर साहब, कहाँ तक जाओगे। मैं सब कुछ बता रहा था। मुझे वो लड़की बहुत भली और बहुत ही सुंदर लग रही थी, सीधी सादी, बात करने का बहुत सही तरीका था उसका। मैं उस पर तो एक तरह से मर मिट चुका था उस रात में। अब भूख भी लग रही थी। मैं सोच रहा था कि थोड़ा जल्दी आ जाए, भोजन कर लूं और फिर मुझे सोना भी है। सुबह अब 12 किलोमीटर का सफ़र करना है, वो तो कुछ ही देर का काम है। इसके बाद मुझे वापस आना। मैं सोचा था कि मैं सुबह जब वापसी आऊँगा ना, तो इस ढाबा पर ज़रूर रुकूँगा सुबह में, नाश्ता वास्ता करके, तब अगर लड़की मिली तो उसको धन्यवाद करके जाऊँगा, क्योंकि इतनी रात में ढाबा बंद है और तभी मेरे लिए ढाबा खोल दिया था, तो इतना तो बनता ही है। अब मैं उस लड़की से बातचीत किए जा रहा था
और भूख भी लग रही थी। मैंने बीच में टोका कि देखिए आपका वो लड़का जो भाई वगैरह जो भी है वो अभी तक आया नहीं लेकर के भोजन। वो कहने लगी कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, इंतज़ार का फल मीठा होता है, मुस्कुराती हुई। वाकई में उससे मैं देख रहा था, बात कर रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। हाँ, मैं सोच रहा था कि काश रात भर ऐसे ही चलता रहे। लेकिन तभी वो लड़का, मैं पहली बार उसको देखा। लंबाई तो ज़्यादा थी लेकिन सर लंबाई से ज़्यादा बड़ा था, बड़ा अजीब सा लग रहा था। हाँ, उसकी आँख बिल्कुल छोटे छोटे से। मैं जब उसका शक्ल देखा ना तो मेरे को हंसी छूटने वाली थी, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर लिया कि ये लड़की कहीं बुरा ना मान जाए। हाँ, वो मेरे आगे थाली रख गया। थाली जो कुछ देखा ना मैं तो एकदम भौचक्का रह गया था। वो तो नॉन वेज थी। हाँ, नॉन वेज मैं खाता ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये थी। हाँ, वो मेरे से पूछा भी नहीं किया कि आप नॉन वेज हो या वेज हो। अब सामने आ गया ना तो मैं कभी नॉन वेज को देख रहा हूँ, कभी लड़की को और कभी उस लड़के को जो थाली में लेके आया था। लड़की कहने लगी क्या बात है, क्या आप नॉन वेज नहीं खाते हो क्या? मैं कहने लगा जी जी नहीं, मैं नॉन वेज आज तक खाया नहीं। अब वो लड़की कहने लगी थाली उठाओ और ले जाओ अंदर। देखो कुछ और कुछ है तो ले आओ, नहीं तो अब क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ हमारे पास बचा ही नहीं। तब वो लड़का कहने लगा कि हाँ मैं कुछ करता हूँ, लेके आता हूँ, अब बैठो। इसके बाद वो लड़का थाली लेके गया ना तो लौटा ही नहीं। अब वो लड़की मुझसे बात की जा रही थी। कह रही थी कि देखो ना आज मेरे ढाबा में कुछ बचा ही नहीं, अगर होती कुछ होता खाने को भेज में तो मैं ज़रूर देती, लेकिन इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं एक बार देख के आती हूँ कि लड़का क्या कर रहा है, कुछ मिला कि नहीं मिला। और उसके बाद दरवाजे से बाहर कॉरिडोर से होती हुई अंदर शायद चली गई होगी। मैं इंतज़ार करता रहा। 5 मिनट बीता, 10 मिनट बीता, 15 मिनट, अब आधा घंटा करीब हो चुका था। भूख अपने चरम सीमा पर पहुंची हुई थी और मैं उस लड़की को आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन लड़की तो नहीं आई। अचानक जो रोशनी हो रही थी ना वो रोशनी बंद हो गई। जैसे ही रोशनी बंद हुई ना तो अब तो बिल्कुल अंधेरा वहाँ पर छा गया था। जिधर देखो अंधेरे के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर दरवाजे पर वो लड़की मुझे धुंधली धुंधली नज़र आई। जैसा ड्रेस उसने पहन रखी थी वैसा ही ड्रेस मैं देख चुका था। मुझे अंदाज़ा था कि वही लड़की है। वही थी। वो बोल रही थी कि माफ़ कीजिएगा, इसी टाइम बिजली जानी थी, देखिए अब बिजली भी चली गई, तो अब तो कुछ ऐसा नहीं हो पाएगा, भोजन तो आपको नहीं मिलेगा। वो अब उसको शायद अंधेरे में नज़र आ रहा था, या फिर उसको अपने घर में जो ढाबा था उसमें आइडिया था कि कहाँ से रास्ता है, कहाँ जाना है। वो मेरे तख्त पर आ कर के बिल्कुल सट करके बैठ चुकी थी। मेरे शरीर में सही मायने में उस टाइम एक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। जब वो मेरे नज़दीक आके बैठी ना तो मैं भौचक्का रह गया था। अंधेरा हो चुका था, बिजली चली गई थी। वो हसीन लड़की अब मेरे पास बैठी हुई बिल्कुल करीब में। अब उसके शरीर से जो खुशबू फूट रहा था ना, मुझे एक तरह से मदहोश किए जा रहा था। और लड़की कह रही थी कि देखो ना, मैं आपका अब कुछ भी भोजन नहीं करा पाई, अब हमारे पास में कुछ वेज में बचा ही नहीं है, नॉन वेज है वो आप खाते नहीं हो, तो माफ़ कीजिएगा आज के लिए, फिर कभी आना मैं आपको ज़रूर भोजन कराऊंगी। मैं समझ गया उसका इशारा कि वो लड़की कह रही थी कि आप एक तरह से चले जाओ, इतना तो मैं जानता था। अब मैं उठ करके खड़ा हो गया। तभी वो लड़की बोली, अरे क्या हुआ, मैं जाने के लिए तो नहीं बोली। अब मेरा बाजू उसने पकड़ लिया, बैठो। जैसे ही बाजू उसने पकड़ी ना, ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर में सैकड़ों चींटियाँ रेंग रही हो। ऐसी सरसराहट मेरे बदन पर उस टाइम महसूस हुआ था। फिर जैसे मेरा होश उड़ चुका था,
वो लड़की इतने करीब मेरे समीप बैठी हुई, मेरे हाथ अभी पकड़ रखी थी। इसका क्या मतलब है? एक जवान लड़का लड़की एक साथ बैठे और वो भी आधी रात को, मामला कुछ अलग ही बनता है। मैं भी जवान था और मैं समझ चुका था कि ये लड़की मेरे में इंटरेस्ट ले रही है और मुझे भी लेना चाहिए। मैं भी जवान हूँ, तो मैं अब पहल करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए वो तो तैयार ही थी। आखिरकार हम दोनों उस ढाबे के अंदर, बिजली थी नहीं, अंधेरा हुआ पड़ा और वो जो लड़का था उसका अता पता कहीं नहीं था। अतः वो लड़की कहने लगी कि रुको रुको रुको, दरवाज़ा तो बंद कर लेने दो। इसके बाद छम से उठी, उसने दरवाजे को अंदर से लॉक किया और फिर अंधेरे में, जबकि मैं उसको देख रहा था, उसकी चेहरे पर एक चमक जैसी मुझे महसूस हो रही थी। वो मेरे पास में अब आ गई और कहने लगी, भोजन तो नहीं, लेकिन भोजन से ज़्यादा मैं आपको इस वक्त में देने वाली हूँ। मैं मतलब सब समझ चुका था। इसके बाद अब प्यार की जो भाषा था, अब उसी भाषा को मैं प्रयोग कर रहा हूँ। और जब हम एक तरह से शांत हुए ना, तो मैं हैरान था कि ये क्या हो गया भाई, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत बात है। मैं अपने आप को कोस रहा था कि चलो अब जो भी है नादानी में हो चुका है। मुझे अपने आप पर पछतावा सा हो रहा था कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। जवान लड़की है, कुछ अब मुझे भी सोचना समझना चाहिए था। लेकिन जो हो चुका था उसमें मेरा हाथ बहुत कम, उस लड़की का हाथ ज़्यादा था। मैं कहने लगा कि मैं अब जा रहा हूँ आगे चरपाई की तरफ, मैं वहाँ चरपाई बिछा करके लेट जाऊँगा। तब वो लड़की कहने लगी, अरे कहाँ जा रहे हो, यहीं पर लेट जाओ। मुझे जानी नहीं थी। मैं उस लड़की के साथ उसी तख्त पर लेट चुका था। फिर मैं गहरी नींद में जा चुका था। इसके बाद मैं जो भयानक भयानक सपना देखना शुरू किया कि मैं इस जगह पर जहाँ लेटा हुआ हूँ ना, वो एक कब्रिस्तान या शमशान जैसा दिख रहा है। मुझे वहाँ पर कुछ मुर्दे भी सोते हुए दिखाई दे रहे, सफ़ेद चादर ओढ़े हुए। मैं उसी मुर्दों के बीच में अब बैठा हुआ हूँ। तभी एक चादर हटता है, और चादर जैसे हटता है ना, तो मैं देख करके चौंक जाता हूँ। उसमें वही खूबसूरत लड़की लेटी हुई है, और वो मुझे अब एकटक घूर रही है। मैं जब उसको देखता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। मैं इसे तो जिंदा मिला था, मैंने इसके साथ में प्यार मोहब्बत किया, ये मर कैसे सकती है। मैं उस वक्त बड़ा परेशान हो चुका था उसको देख करके, और तब तक उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ करके और अपनी तरफ खींच दिया। जो सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी ना, वो मुझे उड़ा दिया। मैं उसके बगल में लेट चुका था, और वो मेरे ऊपर चादर डाल रखी थी। जैसे ही चादर डाली ना, तो मैं अंधेरे में डूब चुका था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हूँ कहाँ पर। हर तरफ जिधर देखो उधर अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। और मुझे डरावनी डरावनी आवाज़ें उस जगह पर सुनाई पड़ रही थी। इतनी भयानक डरावनी आवाज़ मैंने कभी सुनी नहीं थी। जैसे लग रहा था कि वास्तव में मैं एक ऐसी जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पर भूत प्रेतों का साम्राज्य है। ऐसी ही आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही थी, और कई बार इतनी तेज़ आवाज़ होती थी ना, तो मैं बिल्कुल डर जाता था। लेकिन मैं हूँ कहाँ पर? मैं उस लड़की को टटोल रहा था, लेकिन लड़की मेरे हाथ नहीं आ रही थी। और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उस लड़की के बगल में नहीं, एक ऐसे गुफा के अंदर में हूँ जहाँ पर अब उजाला नज़र नहीं आ रहा। मैं भागता फिर रहा हूँ इधर से उधर, उस लड़की को आवाज़ दे रहा हूँ कि तुम कहाँ पर हो, कहाँ पर हो, लेकिन उस लड़की की हंसी के अलावा कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसती जा रही थी, और उसका हंसी तो शुरू में अच्छा लगा, लेकिन
फिर वो आवाज़ भयानक सी हो गई। ऐसी भयानक आवाज़ सुनकर के मेरा होश उड़ चुके थे और फिर मैंने अंधेरे से भागने की कोशिश किया, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया और तभी मुझे ठोकर लगी और मैं ज़मीन पर गिर गया। इसके बाद मुझे होश नहीं था। जब मेरी आँख खुली ना, मैं अपने होश में आया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि सुबह हो चुकी है और मैं अपने ट्रक के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास मैं लेटा हुआ हूँ ज़मीन पर। हाँ, मेरा जो हाल अपने आप को देख करके मैं भौचक्का रह गया था। कपड़ा मेरा मिट्टी से सना हुआ और अस्त व्यस्त। मैं अपने आप को अब देखा ना तो मुझे बिल्कुल बेचैनी, घबराहट सब कुछ हो चुका था, डर के मारे कि मैं एक ढाबा पर आकर रुका था। मुझे सब कुछ याद था। ढाबा पर मैं भोजन के लिए आया था। अब मैं पिछले दरवाजे से अंदर आया, लेकिन इस जगह पर तो ऐसा कोई ढाबा था ही नहीं। यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी जैसा नज़र आ रहा है, खंडर जैसा। तो ढाबा कहाँ गया जो रात को मैंने देखा था? वो खूबसूरत लड़की जिसके साथ मैंने रात बिताया था, और फिर वो भयानक सपना जो किसी शमशान के या कब्रिस्तान के पास में हूँ और बहुत सारे मुर्दे सफ़ेद चादर ओढ़े हुए सो रहे हैं, जिसमें से एक लड़की भी है वही, और वो मुझे अपने चादर के अंदर कर देती है। फिर मुझे होश नहीं रही। मैं हैरान था कि आखिर ये सब जो मेरे साथ में रात में हुआ, घटित हुआ, ये सब क्या था? मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इतना ज़रूर समझ गया था कि ये जगह बिल्कुल हॉन्टेड है। ये जो जगह है ना, या तो शमशान के करीब है, कब्रिस्तान के करीब है, या फिर ये ढाबा ही होगा किसी ज़माने में, जहाँ पर वो खूबसूरत लड़की इस ढाबा को अपने परिवार के साथ चलाती होगी। मैं इतना ही समझ पाया था। अब मैं सोचा कि मैं रात भर किसी भूतनी के चंगुल में फंसा रहा। अब मुझे जरा भी भनक नहीं पड़ी कि वास्तव में वो लोग क्या थे। वो लड़का भी, जब मैंने उसका सर देखा था ना, अजीब सा, और सबसे अजीब उसकी आंखें थी, छोटी छोटी सी। मुझे समझ जाना चाहिए था, लेकिन एक भूख ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मैं इस ढाबे पर फंस चुका था। और वो लड़की कहीं से भी कोई भूतनी चुड़ैल ऐसा कुछ नहीं दिख रही थी। खूबसूरत लड़की, जवान लड़की, शरीर से खुशबू सा फूट रहा था। हाँ, मैं उस खुशबू के मदोशी में डूब चुका था। हाँ, मेरे साथ जो हुआ, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसा ही मेरे साथ हुआ, लेकिन सब कुछ आंखों के सामने था। वहाँ ढाबा तो कोई था नहीं खंडहर के अलावा। फिर मेरे शरीर में वो डर पैदा हो चुका था। हाँ, मुझे लगने लगा कि अनिल बेटा, जल्दी से इस हॉन्टेड जगह से दूर हो जा, जान बचा ले। और उसके बाद मैं फुर्ती से ट्रक में अब आ चुका था। कपड़े मेरे गंदे थे, लेकिन मुझे परवाह नहीं थे। अस्त व्यस्त था, लेकिन मुझे उस टाइम उस जगह से निकलना था। मैं सोच रहा था कि इस जगह से मैं निकल जाऊं और इसके बाद अपने आप को संवारूंगा, कपड़े साफ करूंगा या दूसरा कपड़ा पहनूंगा। अब कपड़े तो मिट्टी में सने हुए थे। अब फिर मैं चल पड़ा था। जब 12 किलोमीटर 6 किलोमीटर रह गया ना, तब सामने में एक ढाबा नज़र आया और वहाँ पर एक आध ट्रक भी लगा हुआ था। मुझे लगा कि इसी जगह पर हमें रुकना चाहिए। अपना कपड़ा मैं पहले चेंज कर लूँ ताकि लोग कोई सवाल ना उठाएं। ट्रक रोक करके मैं अपना कपड़ा, अपना हुलिया को मेंटेन किया और फिर मैं उस ढाबे पर अपना ट्रक रोक दिया। अब तो सुबह के कम से कम 7:30 से ऊपर का वक्त हो रहा था और डर जो था ना मेरे शरीर में, वो भी जमा हुआ था। डर शरीर से निकल नहीं रहा था। मैं सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये मेरे साथ में कैसे हो गया। मैं अपने आप को एकदम, जो कहा जाए ना, डर से मैं एकदम चल नहीं पा रहा था। सेकंड से चलते हुए मेरे जो पैर थे ना, कांप रहे थे। लेकिन मैं दिखावा कर रहा था कि नहीं, मुझे डर नहीं है। उन लोगों के सामने मैं इस तरह जा रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
खैर, दूसरों के क्या मतलब मेरे बीच में। मैं उस ढाबे पहुंच चुका था और वो लोग चाय पी रहे थे। ड्राइवर जो भी थे ट्रक खड़ा किए और वहाँ पर एक तरह से चाय नाश्ता की दुकान थी। अब सुबह सुबह दुकान लग चुकी थी। मैं भी गया और कांपते हुए आवाज़ से बोला, भाई चाय पिला दीजिए, कड़क सी चाय। किसी ने मेरे ऊपर में ध्यान नहीं दिया। सब अपने आप में मस्त थे और मैं भी एक कुर्सी पर आकर के बैठ चुका था। मैं जानना चाहता था कि आखिर वो जगह वाकई में हॉन्टेड थी या मेरे साथ में हुआ जो हादसा वो क्या कहता है। मुझे लग रहा था कि मैं एक हॉन्टेड जगह पर फंसा हुआ था, लेकिन मेरे पास अब उसका कोई प्रूफ नहीं था। अब मैं जानकारी लेना चाहता था। आखिरकार जब चाय मैंने पिया ना, तो शरीर में एक ताजगी सा महसूस हुआ। ऐसा लगा कि जो डर है ना मेरे शरीर से अब बाहर निकल रहा है। अब फिर मैं ढाबा जो चलाने वाला लड़का था उसके पास पहुंचा। अब मैं उससे बातचीत करना शुरू कर दिया। अब मैं पूछा कि भैया, इससे थोड़ा दूर पहले एक ढाबा दाहिनी साइड में कुछ हॉन्टेड जगह है क्या, जहाँ पर खंडहर हुआ पड़ा है? वो लड़का मेरी तरफ देख करके आश्चर्य में पड़ा हुआ था कि मैं उससे सवाल क्या पूछ रहा हूँ। कहने लगा, भैया मुझे नहीं मालूम, अब इस जगह पर क्या है मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जब वो नहीं बताया ना, तो जो ड्राइवर नाश्ता पानी कर रहे थे उन्होंने मेरी बात सुन लिया था और कहने लगे, नौजवान इधर आओ। मैं जब उनके पास पहुंचा ना, तो वो मेरे से उम्र में ज़्यादा बड़े थे और कहने लगे कि बैठो बैठो बैठो। मैं उनके पास समीप बैठ चुका था और कहने लगे, नौजवान तुम जिस जगह का जिक्र कर रहे हो ना, वाकई में वो हॉन्टेड जगह है। क्या तुम्हारे साथ कुछ हादसा हो गया क्या? मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो जगह हॉन्टेड थी और वो लोग जो थे हमसे जानकारी लेना चाहते थे। मैं कुछ देर तो टालता रहा कि नहीं नहीं, और तब उनमें से एक ड्राइवर कहने लगा कि बेटा मेरे से छुपाओ मत, ज़रूर तुम्हारे साथ कुछ हादसा तो हो चुका है। मैं अब अपने आप को रोक नहीं पाया। अब मैं सही मायने में मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे और मैं सब कुछ रोते हुए बताने लगा। वो ड्राइवर बहुत भला इंसान था और कहने लगा, बेटा जो हो गया उसको तो भूल जाओ, लेकिन आगे से याद रखना कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा। अब फिर वो सब चीज़ें मुझे बताने लगा कि रात में कैसे चलना है, कभी अकेले ट्रक चलाना नहीं चाहिए, हमेशा ग्रुप में चलो, रक्षा कवच अपने साथ लेके चलो, गंगा जल अपने साथ रखो। अब ये सब चीज़ें जो बता रहा था, मैंने कभी इस चीज़ पर गौर ही नहीं किया था। अब मुझे लगा कि ऐसा कुछ थोड़ी होता है। मैं भूत प्रेत को जानता ही नहीं था, जानता था किस्सों कहानियों में। अब मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो जाएगा। तब मैंने उनसे पूछने लगा कि आप बताइए, आपको भी उस जगह पर कुछ ऐसा हादसा हुआ जो आप जानते हो? तब वो ड्राइवर कहने लगे, नहीं मेरे साथ नहीं, लेकिन एक मेरे दोस्त के साथ में ज़रूर हुआ था और वो भी 5 साल पीछे की बात है। जैसा तुम्हारे साथ हुआ ना, वैसा ही उसके साथ भी हुआ था। वो भी ट्रक चलाकर आ रहे थे रात को, और जब उस ढाबे के खंडहर के पास पहुँचे ना, तभी उनका हेडलाइट काम करना बंद कर दिया था। जैसे तुम फंसे थे ना, वो भी उस रात को फंस गए थे, और जैसे तुम्हारे साथ हुआ उनके साथ भी वैसा ही हुआ था। तो बेटा वो जगह वाकई में हॉन्टेड है और तुम्हें ऐसी जगहों से बच कर रहना चाहिए। मैं अब क्या बोलूँ, मैं अपने आप को कोस रहा था कि मुझे उस जगह पर रोकना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे भूख नहीं लगी होती ना, तो मैं रोकता भी नहीं। मैं ऐसे एक सुरक्षित स्थान पर जाता जहाँ पर अब मुझे सही में सुरक्षा मिलती है, लेकिन ऊपर से हेडलाइट ख़राब और दूसरी चीज़ मुझे भूख ने उस वक्त परेशान कर रखा था। अब मुझे लगा ना कि वाकई में ये जो हेडलाइट ख़राब हुई थी ना, वो ख़राब किया गया था। शायद उसी लड़की के पावर ने उस हेडलाइट को रोशनी को बंद कर दिया था। हाँ, वैसा ही हुआ था। जब मैं मिस्त्री के पास पहुंचा
जब माल उतारने के बाद, हाँ उसके बाद मैं अपने हेडलाइट को चेक नहीं किया था। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि हेडलाइट जल भी सकती है। लेकिन जब मिस्त्री के पास पहुंचा ना, तो मैंने बताया कि हेडलाइट मेरी रात से काम नहीं कर रही है। तब वो जलाया ना, तो हेडलाइट की रोशनी जल रही थी। कहने लगा, क्या पागल बना रहे हो बाबू, हेडलाइट की रोशनी तो आपके काम कर रही है। कई बार बंद किया, चालू किया। तब मैं कहने लगा, भैया एक बार पूरा वायरिंग भी देख लो, क्या पता कहीं पर लूज हो। अब आपके सामने जल गई, लेकिन रात को तो मैं बहुत बड़ी विपदा में फंसा हुआ था इसी वजह से। और उसके बाद मैकेनिक ने पूरा वायरिंग को चेक कर लिया। कहने लगा कि नहीं बाबू, बिल्कुल सब कुछ सही सलामत है। तब मुझे पता चला कि वाकई में जो हेडलाइट के साथ हुआ था ना, उस लड़की का ही कारनामा था। जैसे उस ड्राइवर ने बताया था, उसके दोस्त के साथ में ऐसा ही कुछ हुआ था। तब मैं भूत प्रेत को मानने लगा था कि वास्तव में ये शक्ति होती है। और उसने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया था। अगर बुरा करती ना, तो मैं आज कहानी बताने के लिए ज़िंदा नहीं रहता। हाँ, उसके बाद मैं बताऊं, मैं कुछ महीने तक ज़रूर परेशान रहा था। रात में मुझे अजीब गरीब सपने आते थे, वही जैसे मैं किसी शमशान में हूँ और वहाँ मुर्दा मुझे दिखाई देते थे। कभी कभी वो मुर्दा खड़े भी हो जाते थे। मेरा हाथ पकड़ करके चलते कि चल इस जगह पर, ये तुम्हारा स्थान है। तब मैं डर जाता था। फिर हमारे परिवार वालों ने एक तांत्रिक के पास ले गए थे, जब ये परेशानी मेरे साथ में होने लगी थी। ऐसा कुछ उस टाइम नहीं हुआ था, लेकिन बाद में ये परेशानी मेरे साथ में होने लगी थी। तांत्रिक को दिखाया गया ना, तो तांत्रिक बोला कि बेटा तुम जिस चंगुल में फंसे थे ना, अगर मेरे पास में नहीं आते ना, तो हो सकता है कि बस तुम्हारा टाइम नज़दीक था। जो तुम्हारा सपना आता था ना, अब तुम्हें समझ जाना चाहिए था। सपना जो था ना कि तुम्हें कोई मुर्दा लेके जा रहा है, तुम्हें चादर के अंदर खींचा जा रहा है, तो इसका मतलब साफ था कि तुम्हारी मौत आने वाली है। ज़रूर वो शक्ति चाहती थी कि तुम उसके साथ में आ जाओ। आप मैं जब सुना ना तांत्रिक के मुँह से, तो मैं सिहर चुका था, डर चुका था। तांत्रिक बाबा ने मेरा इलाज किया। हाँ, टाइम तो ज़रूर लगा था, इसके बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। फिर मैं रात के अकेले बिल्कुल भी नहीं जाता था, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, ट्रक के ग्रुप में मैं निकलता था और ऐसे ही आज भी करता हूँ। आज मैं 50 साल का हो चुका हूँ, लेकिन वो जो डर था ना, आज से 25 साल पहले वाली, वो डर आज भी मुझे लगता है कि कहीं रास्ते में ऐसा कुछ मेरे साथ में मिल जाए, और मैं डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की अनिल जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना जो घटी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना मुझे बता सकती हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए